हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे इश्क मासूम है का पार्ट 3। ज़ियान को देखकर दानिश भाई और अतीका दोनों ही हैरान हुए थे। मैं अभी भी रेस्टोरेंट के बाहरी दरवाजे के पास ही खड़ी थी जब ज़ियान मुझे कहने लगा, अरे आ जाओ, वहाँ खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हारी अपनी ही सगी बहन है और दानिश भाई तो वैसे भी हमारे अपने हैं। मैं बड़ी शर्मिंदा से आई थी। कितनी बुरी बात थी जो हमने की थी। उनकी प्राइवेसी में बैठने की क्या ज़रूरत थी? दानिश भाई मुझे देखने लगे। जिस टेबल पर वो लोग बैठे थे वहाँ सिर्फ 4 कुर्सियाँ थी। अतीका के बराबर वाली कुर्सी पर ज़ियान बैठ चुका था, इसलिए मुझे दानिश भाई के बराबर वाली कुर्सी पर बैठना पड़ा। ज़ियान कहने लगा, वैसे तो ये बड़ी गलत बात है। मंगनी तो हमारी भी हुई है और डेट पर आप दोनों अकेले ही आए हैं। हम लोगों को भी साथ कह देते। हमारा भी दिल है, क्यों अलमीरा? हमारा भी दिल है ना? ये कहते हुए वो अतीका की तरफ देख रहा था जिसके सामने मेन्यू कार्ड पड़ा था। वो ज़ियान ने पकड़ लिया। कहने लगा, दानिश भाई आपकी पहली डेट की खुशी में बिल आप देंगे। अगर इजाज़त दें तो ऑर्डर कर दूं? दानिश भाई बड़ी ही खामोशी से उसे देख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर साफ नागवारी छाई हुई थी। ज़ियान कहने लगा, बताओ अलमीरा क्या खाओगी? मैंने कहा, नहीं मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मैं खाना खा कर आई थी। वह कहने लगा, ऐसे कैसे? बिल दानिश भाई ने देना है, वो भी अपनी पहली डेट की खुशी में। चलो अतीका, तुम बताओ तुम क्या खाओगी? लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। ज़ियान कहने लगा, अच्छा, शायद मैंने और अलमीरा ने आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब कर दी। अगर आप कहें तो उठ के चले जाते हैं हम लोग। दानिश भाई कहने लगे, नहीं बैठो यार, ऐसी भी कोई प्राइवेसी नहीं है। बस यूं ही बाहर कुछ खाने के मूड में था, इसलिए हम दोनों आ गए। ज़ियान कहने लगा, बहुत अच्छा किया। जब भी आपका इरादा हो बस मुझे एक कॉल कर दिया करें, मैं भी अलमीरा को लेकर आ जाया करूँगा। साथ बैठेंगे, गप्पे लगाएंगे, बातें करेंगे और साथ में खाना भी खाएंगे। अगली बार बिल मैं दूंगा। और ज़ियान ने भी ऑर्डर किया था सिंगापुरी राइस और मैं उसके साथ पिज्ज़ा भी था। हम चारों में डटकर उसने खाना खाया था। खाने के बाद उसने आइसक्रीम भी मंगवा ली। कहने लगा, अतीका को तो चॉकलेटी आइसक्रीम पसंद है और मैं भी वही खाता हूँ। अलमीरा तुम कौन सी आइसक्रीम खाओगी? मैंने कहा, मैं भी चॉकलेट ही खाती हूँ। फिर वो दानिश भाई से पूछने लगा। वह कहने लगा, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। आइसक्रीम भी उसने मंगवा ली। बड़े मज़े से खा रहा था। पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ बुरा लग रहा था। ज़ियान कहने लगा कि अगर आप लोग का मज़ीद बैठने का इरादा हो तो हम दोनों चले जाते हैं। दानिश कहने लगे, नहीं बस हम लोग भी घर ही जा रहे हैं। उठो अतीका, वापस चलते हैं। बार बार फरमाइशी नज़रों से दानिश भाई मुझे देख रहे थे कि सब कुछ अरेंज भी मैंने किया और उनके रंग में भंग भी मैंने डाल दी। हालांकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। ज़ियान को इतना ही शौक़ था तो हम कहीं और भी जा सकते थे। अगर उसे बिल नहीं देना था तो मुझे कह देता, मैं दे देती। लेकिन उनकी मुलाकात को ख़राब करने की क्या ज़रूरत थी? कितनी बुरी बात थी। पहले दानिश भाई की गाड़ी बंगले के अंदर पोर्च पर लगी थी, फिर हमारी। अतीका फ़ौरन से गाड़ी से नीचे उतरकर ऊपर की पोर्शन में गई थी और फिर दानिश भाई भी गाड़ी से नीचे उतर गई। जब मैं कमरे में आई तो अतीका अपनी ज्वेलरी उतारकर ड्रेसिंग टेबल पर फेंक रही थी। मैं जानती थी कि वो गुस्से में है और उसका गुस्सा भी बचा था। कहने लगी, ये क्या हरकत थी अलमीरा? मैंने कहा, मुझे नहीं पता था ज़ियान यह सब कुछ करेगा। मैं ऐसा नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपकी मुलाकात ख़राब हो। कहने लगी, ओए शट अप, तुम्हें किसने कहा था कि तुम मेरी मुलाकात दानिश से करवाती रहो? क्या मुझसे पूछा था तुमने? मैंने कहा, अम्मी ने इजाज़त दी थी। कहने लगी, अम्मी कौन होती है इजाज़त देने वाली? और बिना पूछे तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि ये सब करने की? तुम्हें मसला क्या है? मुझे नहीं पता था कि उससे गुस्सा पर इस बात पर आएगा। मैंने उसे दानिश भाई के साथ भेजा। मुझे तो लगा था उसे ज़ियान पर गुस्सा आएगा। मैंने कहा, तुम इतना हाइपर क्यों होती हो? तुम्हारा मंगेतर है, होने वाला शौहर है। चंद महीनों बाद तुम दोनों की शादी है। कहने लगी, पता है मुझे, शादी अभी होनी बाकी है, अभी हुई नहीं है। और मुझे जब लगेगा मुझे दानिश के साथ बाहर जाना है तो मैं खुद उससे कह दूँगी और अम्मी से भी खुद इजाज़त ले सकती हूँ। मेरे मुंह में ज़ुबान से तुम्हें मेरे मामलात में आने की ज़रूरत नहीं है। आज के बाद तुमने ये हरकत की तो याद रखना, मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। मुझे बड़ी हैरत हुई थी, उसे गुस्सा किस बात पर आ रहा था? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया था। बहरहाल वो वॉशरूम चली गई थी। मैं धड़ से दरवाज़ा बंद किया। मैंने अपने कानों के टॉप्स उतारे, एक तरफ रख दिए। उसकी बिखरी हुई ज्वेलरी में भी मैंने समेटी। मुझे पता था वो बहुत गुस्से में है। हालांकि इतने गुस्से वाली बात तो थी नहीं जितना उसको गुस्सा आ रहा था। अगर ज़ियान मुझे कहीं और किसी और रेस्टोरेंट पे लेके जाता तो हम दोनों एक अच्छा वक्त गुजार सकते थे।
मुझे तो ये बात इतनी बुरी नहीं लगती। मेरा कज़न था, फिर भी मंगेतर भी था और मेरे दिल में भी मौजूद था। लेकिन अतीका का ये रवैया मेरे लिए बेहद अजीब था। देखने में दानिश भाई अच्छी खासी शख्सियत के मालिक थे, गुड लुकिंग भी थे। अतीका से 8 साल बड़े थे लेकिन लगते नहीं थे। उनका कपल एक बहुत अच्छा कपल था। बहरहाल अक्सर ज़ियान हमारे पोर्शन में आ जाता था, बिना दस्तक के कमरे का दरवाज़ा भी खोल देता था। हम दोनों बहनों का एक ही कमरा था। मैंने सोफे पर बैठी हुई थी, एक मैगज़ीन पढ़ रही थी और अतीका किसी खाने की रेसिपी बड़ी इन्हमाक से देख रही थी। कह रही थी रात को यही ट्राई करूँगी, जब ज़ियान आकर बेड पर बिल्कुल अतीका के सामने बैठ गया। कहने लगा, क्या कर रही हो कज़न? अतीका ने एक नज़र उस पर डाली और हटा ली और उसके मोबाइल में देखने लगा। ओहो, तो दानिश भाई के लिए अभी से नई नई डिशेस बनाने की तैयारियां हो रही है। अतीका ने उसे कोई जवाब ही नहीं दिया था। फिर मुझे कहने लगा, ए लड़की, तुम मेरे लिए कुछ बनाना नहीं सीखोगी? मैंने कहा, चच्ची है ना, सिखा देंगी, वैसे भी उन्हें सब कुछ आता है। कहने लगा, फिर भी समथिंग समथिंग कुछ स्पेशल तो सीखो। अपनी बहन से ही कुछ सीख लो। कितनी फ़िक्र है उसे अपने मंगेतर की। उसे खुश करने के लिए क्या क्या जतन कर रही हैं, और एक तुम हो, तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं है। मैंने कहा, अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हारी शक्ल परवाह करने वाली है ही नहीं। तो कहने लगा, शक्ल की बात मत करो, बहुत लोग मरते हैं मेरी शक्ल पर। मैंने कहा, अच्छा तो फिर उनसे शादी कर लेता, मेरा रिश्ता क्यों मांगा था? कहने लगा, तो तुम खुश फहमी में हो कि मैं तुम्हारे हुस्न पर मर मिटा। हुस्न तुम में है ही नहीं। मैंने तो बस सिर्फ एक ख़ास मकसद के लिए तुमसे मंगनी की है। तुम्हें शादी के बाद बताऊंगा कि असल राज क्या था। मैंने मैगज़ीन एक तरफ फेंका। मैंने कहा कि शादी के बाद क्यों, तुम अभी मुझे बताओ। मैं उठकर उसके पास आकर बैठ गई। अतीका उसकी तरफ देखे जा रही थी। वह कहने लगा, बता दूँ? मैंने कहा, हाँ बताओ, क्या बात है, किस मकसद के तहत तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? उससे पहले कि वो कुछ बोलता, अतीका कहने लगी, ज़ियान प्लीज़ जाओ यहाँ से। पता नहीं क्यों वो घबराई थी। वह कहने लगा, ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ। वो खड़ा हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे ज़बरदस्ती बिठाया। मैंने कहा, उधर मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। अब बताओ, मुझे किस मकसद के तहत मुझसे शादी करना चाहते हो? पता नहीं क्यों मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था। कहने लगा, शादी किसी मकसद के लिए की जाती है, जाहिर सी बात है, अफजाइश नस्ल से बढ़ाने के लिए मेरा भी यही मकसद है। क्यों, तुम किसी और मकसद से शादी करोगी क्या? उसकी फजूल सी बकवास सुनकर मेरी शर्म से नज़रें झुकी थी। मैंने कहा, अब दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, तुम ही बदतमीज़ बेशर्म कहेंगे। कहने लगा, अभी तो खुद पूछ रही थी, बताओ मुझे, और फिर भी मैंने तुम्हें बताया कुछ। मैंने कहा, ज़ियान जाओ यहाँ से, और खबरदार जो तुम दोबारा ऊपर की पोर्शन में आए। कभी दानिश भाई को तुमने देखा है यूं ही अतीका के सर पर मंडलाते हुए? वो तो नहीं बहाने बहाने से आते। कहने लगा, तुम्हें किसने कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए आता हूँ? मैंने कहा, तो फिर किसके लिए आते हो? कहने लगा, मैं तो अपनी इकलौती साली को देखने आता हूँ। अब इसके लिए दुआ करता हूँ ना, साली भी तो आधी घरवाली होती है। फिर मुझे कहने लगा, अच्छा चाय पिला दो, फिर मैं चला जाऊँगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। मैं किचन में चली गई। चाय बनाकर जब मैं कमरे में आई तो अतीका कमरे से बाहर निकल रही थी। मैंने कहा, तुम कहाँ जा रही हो, चाय तो पी लो। कहने लगी, नहीं, मुझे चाय नहीं पीनी। काफ़ी घबराई हुई सी लग रही थी। मैं जब कमरे में आई तो ज़ियान काफ़ी गुस्से में लग रहा था। मैंने चाय की ट्रे उसके सामने रख दी। कहने लगा, अलमीरा, मैं तुमसे शादी जल्दी करना चाहता हूँ। उसकी अजीब सी बात सुनकर मेरा दिमाग घूम के रह गया था। मैंने कहा, तुम्हारी तबीयत मुझे आजकल ठीक नहीं लग रही, जाके अपना इलाज करवाओ, शादी जल्दी करूँगा। मैंने इस बात की संजीदगी से नहीं लिया था, मगर अगले ही लम्हे ज़ियान ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने पास बिठाया। मैं बुरी तरह बौखलाई थी। उसकी गिरफ्त तो बहुत मजबूत थी। मेरी आंखों में देखकर कहने लगा, हाँ, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हो गया है। मेरे ख़राब दिमाग का इलाज है शादी। पता नहीं क्यों, लेकिन कमरे में उसके साथ बैठते हुए पहली बार मैं बुरी तरह से घबराई थी। मैंने अपना हाथ उससे छुड़वाना चाहा था। उसका चेहरा मेरे चेहरे के करीब था। मैं पहली बार इसके सामने यूं हिचकिचाई थी। ज़ियान, मेरा हाथ छोड़ो, तुम इतना अजीब सा रिएक्ट क्यों कर रहे हो? पता नहीं क्यों मैं घबराई थी। अजीब सी नज़रों से मुझे देख रहा था, आज तक कभी नहीं देखा था। कहने लगा, बस तुम मेरे हवास में सवार हो चुकी हो। तुम हर हाल में जल्द अज जल्द मेरे कमरे में चाहिए हो। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? कल मैं अम्मी को भेज दूँगा, इसी महीने की कोई भी तारीख तय कर लें। तुम्हें यही बताने यहाँ आया था, खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लेना। शादी की रात तुम्हारे नखरे बिल्कुल नहीं देखूँगा।
उसका तनफ्फुस बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था। मुझे अपनी सांस सीने में ही थमा हुआ महसूस हुआ था। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं अपना हाथ उससे छुड़वा कर कमरे से बाहर चली गई। आज तक इतना जुनून में मैंने उसके अंदर नहीं देखा था जितना आजकल वो दिखा रहा था। उसकी बातें मेरे होश उड़ा चुकी थी। कुछ देर बाद वो कमरे से निकलकर चला गया। मैं नहीं जानती थी कि वो मुझे से इतनी मोहब्बत करता है। पहले तो उसने ना कभी ऐसी बातें की, ना ऐसी बेकरारी दिखाई। सर्दियों की इब्तिदा हो चुकी थी। वो ऐसे मौसम में भी उसकी बातों से मेरे पसीने छूटने लगे थे। मैं ज़ियान से इस तरह की बातों की उम्मीद नहीं कर सकती थी। अलमीरा आटा गूंद लिया कि नहीं, अम्मी ने पुकारा। मैं बुरी तरह से चौंकी थी, फिर जल्दी से आटा गूंदने लगी। इन दिनों अम्मी मुझसे ही खाना बनवाती थी, जो मुझसे ठीक से बनता ही नहीं था। अगले रोज़ चचा चची अपने पोर्शन में देखकर मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कता था। वो मेरे वालिद से कह रहे थे कि उन्हें शादी जल्दी चाहिए, इसी महीने की आखिरी तारीखों में। मेरे वालिद कहने लगे, ऐसे कैसे मुमकिन है कि बड़ी बेटी की शादी से पहले मैं छोटी को रुखसत कर दूं। उसी वक्त ताया अब्बू और ताई अम्मा भी नीचे आ गई। वो लोग भी अतीका की शादी मांग रहे थे। पता नहीं क्यों दिल अजीब सा अंदाज से धड़क रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी। सबके लिए चाय अतीका ने ही बनाई थी। परेशान वो भी लग रही थी। सबकी बाहमी रजामंदी से उसी महीने की आखिरी तारीख तय हो गई। मेरी माँ तो बुरी तरह से बौखला के रह गई। वो दो बेटियों की शादी कैसे एक साथ कर गई। चचा और ताया अब्बू ने जहेज से इनकार किया था, लेकिन मेरे वालिद कहने लगे कि उन्होंने सेविंग कर रखी है, वो अपनी बेटियों को खाली हाथ तो रुखसत नहीं करेंगी। चची कहने लगी, बारात का जोड़ा ज़ियान अपनी मर्जी से ख़रीदना चाहता है, इसलिए भाभी वो आप मत खरीदिएगा। पता नहीं क्यों मुझे ये सब कुछ बहुत जल्दी होता देखकर दिल में कुछ हो रहा था। नींद का उड़ जाना किसे कहते हैं, मुझे अब पता चला था। 15 दिन बाद शादी थी। मेरी माँ के ताने भी उरूज पर थे। कमबख्त ये आटा कैसे गूंदा है तुमने, इतना पतला। अरे ससुराल जाकर मुझे बातें सुनवाओगी क्या। एक तो अम्मी का बस आटे की पड़ी रहती थी। आटा ठीक से क्यों नहीं गूंदा, रोटी का नक्शे क्यों बना रही हो, चावल इतने नरम क्यों कर दिए। तौबा भाई, मुझे बर्फने पड़ी थी और अम्मी को हर हाल में इन 15 दिन में मुझे सारी कुकिंग सिखानी थी। अम्मी अतीका के साथ बाजार गई थी और मुझसे कह कर गई थी कि अगर आज पुलाव के चावल नरम पड़ गए तो देखना तुम्हारा क्या हशर करती हूँ। मैं बावर्ची खाने में ही खड़ी थी। पानी भी चावल में इतना ही डाला था जितना अम्मी ने बताया था। सोच लिया था कि आज हर सूरत पुलाव ठीक बनाऊंगी। चावलों को दम देकर जैसे ही मैं फारिग हुई, किचन के दरवाजे पर ज़ियान को देखकर मैं हैरान हुई थी। मैंने कहा, तुम यहाँ क्यों आए हो? चची ने तुम पर पाबंदी नहीं लगाई? वो हंसने लगा। ज़ियान जब चाहे जो चाहे कर सकता है, उसे रोकने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ। ये कहते हुए अंदर आ गया। क्या पका रही हो जान? वो चावल की पतीली को ढक्कन हटाकर देखने लगा। उसकी इस बेबाकी पर मेरा दिल उछलकर हलक में आया था। मैंने कहा, तुम कुछ ज़्यादा ही बदतमीज़ नहीं हो गए हो? चलो नीचे जाओ। शाबाश, खबरदार जो अब ऊपर आए। मेरी बात सुनकर कहने लगा, बदतमीज़ी अभी कहाँ ही हुई है स्वीट हार्ट। बदतमीज़ी भी करूँगा, लेकिन शादी की रात बहुत बदतमीज़ी करूँगा। उसकी बातें मेरी जान निकालने के लिए काफ़ी थी। उसने ढक्कन वापस रखा। कहने लगा, ताई अम्मा नज़र नहीं आ रही हैं, कहाँ हैं? मैंने कहा, बाजार गई हैं। प्लीज़ ध्यान, तुम इस वक्त नीचे जाओ। मेरी बात सुनकर कहने लगा, चला जाता हूँ, इतना घबरा क्यों रही हो? तुम्हारी वो इकलौती बहन कहाँ है? मैंने कहा, आप बाजार गई हैं। तो बस जाओ यहाँ से। मैं बेहद नर्वस हो रही थी। कहने लगा, ओह वेरी गुड, मतलब तुम अकेली घर पर हो। पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा था। पहली बार मैंने ज़ियान के सामने यूँ घबरा रही थी। कहने लगा, अभी से इतना पसीना क्यों आ रहा है अलमीरा? अभी तो तुम मेरे साथ अकेले कमरे में भी नहीं हो। डरना तो तुम्हें इस वक्त का सोचकर चाहिए। अभी रिलैक्स करो। मैंने उसे कहा, देखो मम, मेरे साथ ना ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। मैंने उंगली उठाकर कहा। तो उसने मेरी उंगली पकड़ ली। फ्री तो मैं होऊंगा, इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहा हूँ? तुम्हें मेरे साथ फ्री होने के लिए ही कर रहा हूँ। वो पता नहीं क्यों मेरे जानिब कदम बढ़ा रहा था और मैं कदम पीछे की जानिब ले रही थी। जब दानिश भाई आए थे। अलमीरा, कहाँ हो भाई? दानिश भाई की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ इत्मीनान हुआ था। चलो जी, एक तो ये बड़े गलत वक्त पर आते हैं। ज़ियान पीछे हट गया। दानिश भाई किचन में आए। कहने लगे, चची कहाँ है? मैंने कहा, वो अतीका और अम्मी के साथ बाजार गए। तब तक ज़ियान उन्हें सलाम कर चुका था। वो माथे पर बल डाले ज़ियान को देखने लगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, बस यूं ही पुलाव बन रहा था तो सोचा खाना खा लूँ।
दानिश भाई कहने लगे, नीचे जाओ, तुम चच्ची ने बहुत छूट दे रखी है तुम्हें, चलो उतरो नीचे। ज़ियान ने ये सुनकर बड़े गुस्से से नीचे उतरा था। दानिश भाई भी चले गए। मैंने भी सुख का सांस लिया था। कुछ ही देर बाद अतीका और मेरी वालिदा वापस आ गई। शादी की बहुत कम शॉपिंग की थी। मैं हैरान थी कि बारात का भी अतीका कुछ खास नहीं लेकर आई थी। मैंने कहा, बस तुमने ये चंद जोड़े ही खरीदे हैं? वो कहने लगी, हाँ, हर बार पूरे घर की तरफ देख रही थी। मेरी वालिदा कहने लगी, ऐसी दुहाई डाली है इस लड़की ने कि किसी बात को कोई हद नहीं। मैंने कहा, अभी बाज़ार आई हो, सुकून से शॉपिंग कर लो। मगर उसने ना खुद शॉपिंग की ना साद के लिए मुझे कपड़े ख़रीदने दिए। कहने लगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, घबराहट हो रही है, जल्दी से घर चलें। मैंने अतीका की तरफ देखा जो बदहवास लग रही थी। मैंने कहा, क्या हुआ है? अतीका तबीयत तो ठीक है। कहने लगी, ठीक नहीं है। वह पीली सी पड़ गई थी। पता नहीं उसे क्या हुआ था। सीधा कमरे में चली गई। मेरी माँ सोफे पर ही बैठ गई। कहने लगी, पता नहीं क्या हुआ है। शादी करीब हो तो लड़कियों के चेहरे पर रौनक आ जाती है। एक ये है, क्या है कि मैंने कहा, अम्मी आप बैठें, मैं देखती हूँ क्या हुआ है उसे। मैं कमरे में आई तो वह तकिए पर मुंह रखे हुए रोए जा रही थी, सिसकियों से रो रही थी। मैं उसके पास बैठ गई। मैंने कहा, अतीका क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगी, कुछ नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है, बस ऐसे ही दिल भर आया। माँ बाप को छोड़ने का सोचती हूँ तो दिल बहुत घबराता है। मैंने हैरत से कहा, ये बात है? मुझे हैरत हुई। मैंने कहा, एक चमाट लगाने को जी चाह रहा है। अरे बस ऊपर का ज़ेना ही चढ़ना है, जब दिल चाहेगा सीढ़ियाँ उतर के आ जाना, मिल लेना माँ से। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और ये सच था, मुझे रुखसती का सोचकर कुछ भी नहीं हो रहा था। अरे नीचे से तो ही जाना था, अलबत्ता आजकल ज़ियान की जो हरकतें थी वो ज़रूर मेरा दिल धड़का रही थी, मुझे परेशान कर रही थी। मुझे अतीका का रोना बिल्कुल बेफिजूल सा लग रहा था। कहने लगी, फिर भी महका महका होता है, चाहे चंद सीढ़ियों का ही फासला क्यों ना हो, बहुत ज़्यादा महसूस होता है। मैंने कहा, तुम ना ड्रामे कम देखा करो, समझी ना? ताई अम्मा कितनी अच्छी हैं। हम लोग तो खुश नसीब हैं कि हमारे अपने इतने अच्छे हैं और हम अपनों में जा रहे हैं। अगर किसी गैर में जाते तो तुम्हारा रोना समझ में आता। इतना हैंडसम तुम्हें शौहर मिल रहा है, इतनी क्यूट सी तुम्हें सास मिल रही है, और तुम्हारे लिए तो कोई मसला भी नहीं है। खाना तुम्हें पकाना आता है, घर को तुम सलीके तरीके से रख लेती हो। और पता है दानिश भाई तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। दानिश भाई के नाम पर उसके चेहरे पर शर्म के रंग आने चाहिए थे, मुस्कुराहट आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। कहने लगी, मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा, सो जाओ, लेकिन खामखा की वहम मत पालो। सब ठीक है, सब अच्छे हैं, खामखा तुम रोए जा रही हो। मुझे देखो, हज़ार कोशिश के बावजूद आज फिर पुलाव ख़राब हो गया। खैर, आज तो इससे ज़ियान के बच्चे की वजह से ख़राब हुआ है, उसको मैं छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर अतीका ने अपनी बंद आंखें खोलकर कहने लगी, क्या वाकई मैं हमारे जाने के बाद ऊपर आया था? मैंने कहा, आया था। आएगा क्या मतलब? वाकई आया था, क्योंकि उसने तुम्हें कहा था कि तुम सबके जाने के बाद ऊपर आएगा। वो फौरन से उठकर बैठ गई। कहने लगी, क्या क्या कहा उसने तुमसे? पता नहीं क्यों परेशान थी। मैंने कहा, उसने क्या कहना, आजकल बेहूदगी पे उतरा हुआ है। अतीका पता नहीं वो कैसी कैसी बातें करने लगा है। ऐसा तो नहीं था पहले। उसकी बातें मेरी नींदें उड़ाने लग गई हैं। मेरी बात सुनकर अतीका कहने लगी, क्या क्या कह रहा था? वो हिचकिचा रही थी। मैंने कहा, क्या कहना था, ऐसी ही उल्टी सीधी बातें। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या दानिश भाई भी तुमसे फ़ोन पर ऐसी बातें करते हैं जैसी वो करने लगा है? मतलब हम सब कज़न हैं, आपस में खेला भी है, लड़ा भी है, लेकिन जैसी बातें उसने अब शुरू कर दी हैं, मुझे कुछ कुछ अलग सा होने लगा है। पता नहीं वो नज़रें क्यों चुरा रही थी। शर्म तो मुझे आनी चाहिए थी, और आ भी रही थी। मैंने कहा कि वो बातें मैं तुम्हें नहीं बता सकती, बस समझ जाओ, ऐसी बातें करता है। कहता है तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, तुम मेरे सर पर सवार हो। ऐसे ही उल्टी सीधे जुमले अतीका कहने लगी। उसने कुछ और तो नहीं कहा तुमसे? बहुत घबराई हुई थी। मैंने कहा, क्या कहना है? उसने बस आजकल पागल हो गया है, ऐसी उल्टी सी बातें कर रहा है। वह कहने लगी, अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं सोना चाहती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, सो जाओ। मैं कमरे से बाहर आ गई। बाहर आए तो अम्मी मुझे घूर घूर के देख रही थी, शायद पुलाव की बिगड़ी हुई शक्ल देख चुकी थी। मैंने कहा, अम्मी मैंने बिल्कुल ठीक बनाया था, बस वो ज़ियान का बच्चा आ गया और मैं बातों में लग गई। मेरी माँ ने एक थप्पड़ मेरे सर पर लगाया। कहने लगी, शर्म नहीं आती? तुम्हें 15 दिन रह गए हैं, इतनी भी क्या बेसब्री है तुम दोनों को? मैंने कहा, मुझे ऐसी कोई बेसब्री नहीं है।
उसे है, मुंह उठा के ऊपर आ जाता है। अम्मी आप मना करें, चच्ची को बोले कि वो मत आया करे ऊपर। मेरी वालिदा कहने लगी। करती हूँ मैं शहनाज से बात। अरे दानिश भी तो है, मजाल है कभी उसने यूँ कमरे में घुसने की कोशिश की हो या वो बावर्ची खाने में देखने की कोशिश की हो। पहले इजाज़त मांगता है फिर आता है। बहरहाल वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैं भी अम्मी के साथ शॉपिंग पे चली जाती थी और कभी कभी हम सब जाते थे। 8 दिन के अंदर अंदर हम लोगों ने अपने कपड़ों की और इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की शॉपिंग कर ली थी। क्रॉकरी के वैसे भी चची और ताई अम्मा मना कर चुके थे। बाकी फर्नीचर के लिए हमारे वालिद बस एक बार ही हमें लेकर गए थे। हमसे पसंद करवा लिया था और कहा था कि चलो बस जब बनेगा तो तुम लोग उसके पोर्शन में चला जाएगा। फिर मेरी सहेलियों ने आकर ढोल पीटना शुरू कर दिए, लेकिन अतीका ने अपनी किसी दोस्त को नहीं बताया था। अफशीन भी रहने के लिए आ चुकी थी। अब तो रोज़ हल्ला गुल्ला होता था। मुझे कहती चलो अलमीरा, शाबाश ढोल तुम बजाओगी। मैंने कहा मैं क्यों, मेरी भी शादी है। इतनी ही बेशरम नहीं हूँ मैं। अफशीन कहने लगी अरे पागल, तुम्हारा अलावा किसी को आती भी तो नहीं है बजानी। तुम समझ लो कि तुम्हारी बहन की शादी है। मैंने कहा मेरी माँ डंडा लेकर आ जाएगी। मेरी सर पे बेशर्मी की हद से होती है, अपनी शादी पर ढोल बजा रही हो। नहीं भाई मैं नहीं बजाऊंगी, मैं तो अच्छे बच्चों की तरह शर्मा शर्मा के बैठूंगी। अफशीन हंसने लगी। खैर ढोल मेरी दोस्तों ने भी बजा लिया था, उन्हें आता था। मैं और अतीका मेहंदी पर एक साथ ही स्टेज पर बैठे। आज मेरी वालिदा बहुत उदास लग रही थी। सुबह से बात बात पर रोए जा रही थी। कभी मुझे गले लगाती, कभी अतीका को। मैंने कहा अम्मी रोने की क्या बात है, आपको तो शुक्र करना चाहिए। अब मैं आपकी चीज़ों का नुकसान नहीं करूँगी, बल्कि चच्ची की चीज़ें दिल लगा कर तोड़ूंगी। कहने लगी तुम बाज आ जाओ इन हरकतों से, खबरदार जो मुझे तुम्हारी कोई शिकायत मिली। साथ साथ रो रही थी। मेरा दिल आजकल बड़ी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज मेहंदी की रात थी और कल बारात को सोचकर ज़ियान का ख्याल आने लगा। उसका सोचकर, उसकी बातें और फिर बहुत कुछ होता था। बेचैनी, परेशानी, टेंशन, सब कुछ। और सच पूछे तो कुछ कुछ अच्छा भी लगता था। मेहंदी पर जब हम दोनों बहनों को स्टेज पर बिठाया गया तो कुछ देर बाद ही सबसे पहले ज़ियान ही अपने दोस्तों के साथ स्टेज पर आया था और आकर हम दोनों के बीच में बैठ गया। मैं हैरान थी, उसे तो मेरे बाएं जानिब बैठना चाहिए था। कुछ देर बाद दानिश भाई भी आ गए और अतीका के बाएं जानिब बैठ गए। सब यही कह रहे थे कि तुम कहाँ बैठ गए हो, दोनों बहनों के अंदर दीवार बनकर। अरे अपनी वाली के साथ बैठो, वो हंसते हुए कहने लगा। साली भी आधा घर वाली होती है, इसलिए मैं अपनी दोनों घर वालियों के साथ ही बैठा हूँ। क्यों दानिश भाई, आपको एतराज़ तो नहीं? दानिश भाई कहने लगे अगर मैं कहूँ तो मुझे बहुत एतराज़ है, तो क्या करोगे ज़ियान? कहने लगा तब भी ढीठ बनकर यहीं बैठूँगा। आपको पता ही है ना कि मैं कितना ढीठ इंसान हूँ। उसकी बात पर सब हंसने लगे, लेकिन अतीका के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी। सब ने रस्में शुरू कर दिए। मेरे हाथ पर भी मेहंदी लगा रहे थे, अतीका के हाथ पर भी, साथ में मिठाई खिला रहे थे। जब भी कोई दानिश भाई को आधी मिठाई खिलाकर बाकी की मिठाई अतीका के मुंह में डालने लगता, ज़ियान उसका हाथ पकड़ता और मिठाई अपने मुंह में डाल लेता। अरे भाई मेरी भी मेहंदी है, मुझे भी तो कोई खिलाओ। अफशीन कहने लगी बड़ी बदतमीज़ हो तुम। अरे दानिश भाई का जूठा हमें अतीका को खिलाना है ताकि दोनों में प्यार मोहब्बत बढ़े। तुम अजीब हरकतें कर रहे हो, उनका जूठा खुद खा रहे हो। वो कहने लगा अच्छा है ना, मेरी दानिश भाई से मोहब्बत बढ़ जाएगी। अपने हिस्से की मिठाई भी खा रहा था और साथ मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। मैं अपना हाथ छुड़वाती तो वो ज़ोर से पकड़ लेता। जब मेहंदी की रस्म ख़त्म हो गई, सब लोग खाना खाने लगे तो मेरे कान के करीब आकर कुछ कहने लगा। बच्चों खैर मनाओ अपनी, क्योंकि कल तुम्हारी खैर नहीं है। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, समझे ना, और मुझे डराने की कोशिश मत करो। कहने लगा ये तो तुम्हें कल पता चलेगा। तुम्हारी ये जो मुस्कुराहट है ना अलमीरा, बहुत बुरी लगती है, मुझे जहर लगती है, और कल के बाद तुम्हारे चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं आएगी। इस बार भी इसका वही लहजा था, बिल्कुल संजीदगी से कह रहा था। आंखों में कुछ था जो नहीं समझ पा रही थी। शायद उसका लहजा इतना बुलंद था कि वो बराबर में बैठी अतीका भी सुन चुकी थी, क्योंकि वो हम दोनों की तरफ देख ही रहा था। अलबत्ता दानिश भाई अपने साथ बैठे अपने एक दोस्त से बातों में मसरूफ़ थे। मैंने कहा देखो मुझे धमकियाँ देने की ज़रूरत नहीं है, ये ना कि तुम मुस्कुराना भूल जाओगे। तुम मुझे जानते हो, मैं बदला लिए बगैर नहीं रहती। कहने लगा कल के बाद तुम वो भी मेरा रहोगी नहीं, जो देखो तुम्हें कैसे बदलता हूँ। मैंने कहा क्या करोगे तुम? कल तक का इंतज़ार कर लो, जो तुम्हारे साथ करूँगा ना, तुम सारी ज़िंदगी आंसू बहाया करोगी।
उससे पहले कि मैं उसे कुछ कहती अतिका कहने लगे, बहुत हो गया ज़ियान, तुम क्या अलमीरा धमकियाँ दे रहे हो? क्या चाहते हो तुम? शायद जज चुकी थी। वो कहने लगा, ज़ियान तुम चाहते हो क्या हो? क्या कह रहे हो? ये सब वो अतिका की तरफ देखकर बोला। मैं क्या चाहता हूँ तुम अच्छी तरह से जानती हो, इसलिए चुप बैठो। ये मेरी मंगेतर है, मेरी होने वाली बीवी है। बस एक रात का फासला रह चुका है, इसलिए मेरा जो जी चाहे आएगा उसे कहूँगा। तुम कौन होती हो बीच में बोलने वाली? अपनी शादी एंजॉय करो, समझी? मेरे मामलात में मत आओ, तुम बेहतर है। वो अतिका से बड़ी बदतमीजी से बातें कर रहा था, साथ में मेरा हाथ पकड़कर दबोच रहा था। मैंने कहा, ज़ियान मेरा हाथ छोड़ो। उसने एकदम मेरा हाथ छोड़ा, फिर उठकर चला गया। अतिका की आंखों में मुझे आंसू तैरते हुए नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद खाना लग चुका था। अतिका ने कुछ भी ठीक से खाना नहीं खाया था। मुझे नहीं पता था ज़ियान का रवैया दिन ब दिन बहुत अजीब सा हो रहा था। हम दोनों स्टेज से उठकर कमरे में गई तो मैंने अतिका से पूछा। मैंने कहा, क्या हुआ है? उसे इतनी बदतमीजी क्यों कर रहा है? वह कहने लगी, मुझे नहीं पता, मगर बार बार अपनी उंगलियां चटक रही थी। रात को ज़ियान की कॉल आने लगे, लेकिन मैंने फ़ोन काट दिया। मुझे भी इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसका मैसेज आया, फ़ोन उठाओ अलमीरा, लेकिन मैंने नहीं उठाया। उसके बहुत मैसेजेस आ रहे थे, बार बार फ़ोन कर रहा था, धमकियाँ भी दे रहा था। कल आओगी तो मेरे पास ना, याद रखो, फिर मैं तुम्हारे साथ कोई भी रियायत नहीं बख्शूँगा। मैंने तब भी फ़ोन नहीं उठाया, बल्कि फ़ोन ऑफ करके एक तरफ रख दिया। सुबह तो ऐसी अफरा तफरी थी कि कुछ समझ ही नहीं आया। नाश्ता करने के बाद मेरी चच्ची ऊपर आ गई, कहने लगी, बेटा फर्नीचर आ गया है, नीचे अपने कमरे में खुद सेट करवा लो, जैसा तुम्हें पसंद है। मैं चच्ची के साथ नीचे चली गई। ज़ियान उस वक्त मुझे कहीं नज़र नहीं आया। मैंने कमरे के फर्नीचर को नहीं सेट करवाया था। इस तरह अतिका ने भी अपने कमरे का फर्नीचर खुद सेट करवाया था। ये सब कुछ करते करवाते 2 घंटे तो यूं ही गुजर गए। फिर हम पार्लर चले गए। सबसे पहले पार्लर वाली ने अतिका को तैयार किया था। कहने लगी, क्या बात है लड़की, क्यों इतनी बदहवास लग रही हो? क्यों तुम्हारी रंगत इतनी उड़ी उड़ी सी लग रही है? वो कहने लगी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, हालांकि ऐसा ही था। वो बेहद नर्वस लग रही थी। फिर वहाँ पर खड़ी लड़कियाँ हंसने लगी, कहने लगी, हाँ थोड़ी बहुत शर्म तो है, हर लड़की को आती है, घबराती भी है, फितरी सी बात है। जैसी ही है वो तैयार हुई, मेरी वालिद इसे लेने के लिए आ गए, क्योंकि वो बार बार उन्हें फ़ोन कर रही थी कि पापा मुझे घर में जाना है, मुझे यहाँ पर बहुत घबराहट हो रही है, अलमीरा को तो अभी 2 घंटे लग जाएंगे। मेरे वालिद उसे लेने आ गए, वो घर चली गई थी। मैं बड़े पुरसुकून तरीक़े से तैयार हुई थी। मुझे पता था कि ज़ियान सिर्फ कागज़ का शेर है, धमकियाँ ही दे रहा है, कुछ करेगा नहीं। मुझे वाकई 2 घंटे लग चुके थे। जब मैं घर पर आई सब तैयार थे, बल्कि चची के पोर्शन में ही थे। मेरी वालिदा कहने लगी, जाओ जल्दी से ऊपर जाओ और अतिका को अपने साथ ही नीचे ले आओ, हम लोगों को पहले जाना है, बारात तो बाद में आएगी। सभी नीचे थे, यहाँ तक के ताया ताई अफशीन, यहाँ तक कि वो दानिश भाई भी नीचे चची के पोर्शन में थे। ऊपर के दोनों पोर्शन खाली थे। मैं ऊपर आ गई। जब कमरे में देखा तो कमरा खाली था। मुझे हैरत हुई कि अतिका कहाँ गई। वॉशरूम भी खाली था। मैं बाहर आ गई। तभी मुझे लगा जैसे कोई अभी ऊपर का जीना चढ़कर ऊपर गया हो। मैं ऊपर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगी। जब ऊपर पहुँची तो पूरा घर खाली था, लेकिन छत से आवाज़ें आ रही थीं। मैं धीरे धीरे से छत की सीढ़ियाँ चढ़ गई, लेकिन सामने मंजर देखकर मेरे होश उड़ गए। अब आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियोज़ को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।